तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते सभी लोग चुस्त दुरुस्त और एकदम तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। इससे पहले वाले में हम लोगों ने सीखा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जहां पे हमने सीखा था E इक्वल टू KQ/R²। ये इंटेंसिटी थी एक पॉइंट चार्ज की वजह से। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज हम लोग सीखेंगे और इसमें बहुत सारी बातें भी सीखेंगे। इसको दूसरे तरीके से भी हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से डेफिनेशन भी राइट कर दिया है, जैसे मैंने आपको शुरुआत के पहले लेक्चर में ही कहा था कि जो है आप लोग जो है नोट आपको बनानी है वो डायरेक्ट इसी वीडियो लेक्चर से आप देखते जाइए और डायरेक्ट बना लीजिए। सफिशिएंट जितना भी आपको बोर्ड के लिए चाहिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो, सभी के लिए सफिशिएंट मैटर रहेगा। कुछ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हो जाएगा, लेकिन सब कुछ आपका कम नहीं रहेगा, सब कुछ बराबर रहेगा। तो बिना किसी फालतू बात की जो है चालू करते हैं आगे कॉन्सेप्ट। आज हम अपना क्या है परिभाषा हमारी इसकी कि द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू the vector sum of all the electric fields produced by each charge individually at that point when all other charges are assumed to be absent। क्या डिफिनीशन है इसकी, समझने की कोशिश करते हैं। क्या डिफिनेशन है? मान लीजिए कई सारे यहाँ पे चार्ज हम दे देते हैं, मल्टीपल चार्जेस आपको दे देते हैं, और उस मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जो है इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ इसका डायग्राम कुछ ऐसे होने वाला है। मान लीजिए ये हमारा एक चार्ज है, चार्ज यहाँ पे कई सारे मान लेते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट P है, ये चार्ज हमारा Q1 हो गया, ये हमारा चार्ज Q2 हो गया, ऐसे Q3 चार्ज हो गया, Q4 चार्ज हो गया, और लास्ट ऑफ ऐसे ही Qn चार्ज। तो इस चार्ज की वजह से इस पे जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जो भी होगी, इस पॉइंट की वजह से जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या इस पॉइंट की वजह से ऐसे ही सब पॉइंट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से होगी वो आपको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और अभी यहाँ पे मान लीजिए चलते हैं कि ये सभी हमारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे होती है। तो मान लीजिए Q1 की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E1 है। ऐसे ही Q2 की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। Q3 की वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका E3। ऐसे ही इसके लिए E4, इस तरह से यहाँ तक डाटा कहाँ तक हो जाएगा, Qn तक। ये सभी चार्जेस। और मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है ना, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे जितनी भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी की वजह से होगी। और इसका यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है वेक्टर सम, मतलब हमको वेक्टर सम करना रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव देखना होगा और डायरेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे। कई बार क्लास लेवल में भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए आप फॉर्मूला पढ़ते हैं। जैसे किसी चीज का रिजल्टेंट वेक्टर ऐड करना हो, दो इंटेंसिटी है, तो उनके लिए फॉर्मूला क्या होता था, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। जहां पे cos थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन E1 एंड E2। ऐसे ही AB के फॉर्म में भी आंसर रहता है। तो दो रिजल्टेंट वेक्टर को इस तरह से ऐड किया जाता है। तो ऐड करके जो टोटल नेट रिजल्टेंट आएगा इस पॉइंट पे, उसी को हम बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें ये कहता है कि जो इतने भी चार्ज हैं, इस Q1 की इस पॉइंट पे जो भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस Q2 की P पॉइंट पे जो भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस Q3 की जो इस पॉइंट पे जो भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे n चार्ज जितने भी हों सबकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलग अलग होगी। पार्टिकुलर कोई चार्ज किसी अदर चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसको बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप।
तो जब भी हम लोग इस पे नेट रिजल्टेंट लिखेंगे तो क्या होगा, ई नेट जो उसका निकल के आता है वो क्या आता है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 प्लस डॉट 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 डॉट, तो कहां तक, En तक। ये जितने भी वेक्टर होंगे सबका, जितने भी इंटरसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे सबका वेक्टर सम हो जाएगा। वेक्टर सम मतलब कि डायरेक्शन वाइज हम इसको ऐड करेंगे, उनके बीच में एंगल को देखेंगे, और जो भी चार्ज रहेगी सबकी वजह से पार्टिकुलर अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब मान लीजिए E1 की वजह से हमको देखना है कि E1 की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो E1 की जैसे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो E1 में कौन सा चार्ज है, Q1 है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, K Q1 अपान बीच की डिस्टेंस अगर हम लेना चाहते हैं तो मान लीजिए ये R1 डिस्टेंस हो गई, तो R1 डिस्टेंस के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर हो जाएगा। अगले वाले के लिए अगर Q2 निकालना चाहते हैं तो Q2 के लिए क्या हो जाएगा, K Q2 अपान R2 डिस्टेंस स्क्वायर। ऐसे ही Q3 अपान R3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 कहां से चले जाएंगे, K Q1 अपान Rn का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग ई नेट को निकालते हैं। तो यही ज्यादा बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखना है, छोटी छोटी डिफिनेशन है जिनको आप लिखते जाएंगे आपको नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस चित्र बनाइए, थ्योरी लिखिए, एक रिजल्टेंट वेक्टर का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, कई बार आपको काम आएगा एग्जाम लिखने के लिए, और ये डिफिनेशन हो गई। अब इसके बाद हम बच्चों चलेंगे, अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा वो है कौन सा, वो कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। इसको नोट कर लीजिए। हम फिर से बता देते हैं कि मतलब जितने भी चार्ज हैं सभी किसी भी चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है सबकी अपनी अलग अलग रहेगी, सेपरेट होगी। पहली बात ये सब सेपरेट रहेगी, और इस कोई पॉइंट पे सबका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। इस Q1 की वजह से जो Q2 इस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और टोटल इसको हम वेक्टर सम कर लेंगे। यही होगा इस पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितने तरीके से होता है, तीन तरीके से। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हमारे कोर्स में है, दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो बारी बारी से हम समझते हैं कि तीनों चीजें कैसे हैं, और बहुत आसान वे में हम आपको बताएंगे। देखिए क्या चीज है इसमें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो इसको बोलते हैं कि चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ बस इतने बहुत है, बाकी आप जो है डिफिनेशन अपने आप बना लेंगे, सही है। चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ, यानी जो चार्ज पर यूनिट लेंथ में प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसे किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Q बाई L। तो यही हमारा जो लैम्डा है, ये बच्चों लैम्डा ही हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कनेक्ट मतलब क्या है कि अगर एक सीधा सा वायर है तो इस वायर पे चार्ज का जो है यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। वायर की लेंथ समथिंग कुछ भी होगी, चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसको हम बोलेंगे जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। अगर इसकी यूनिट की बात कर ले बच्चों यहाँ पे, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और लेंथ मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर। ये इसकी क्या है, यूनिट है, ठीक है। बाकी डायमेंशन वगैरह आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि इक्वल टू IT लेंथ का आप जो है रख देंगे, L निकल आएगा, ऐसे कोई यहाँ पे, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर के हैं। इसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको बोलेंगे चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया।
पर यूनिट एरिया में जो हमारा चार्ज जो होता है उसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये मान लीजिए हमारा जो है ये कोई सरफेस है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें हम कोई छोटा सा एरिया ले लेते हैं और उसी एरिया पे हम देख रहे हैं पर यूनिट एरिया पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया से कुछ भी है कि पर यूनिट एरिया पे, उसको हम बोलेंगे सिग्मा क्यू बाई ए। चार्ज बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूट है तो पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको दिखाते हैं किससे, हम लोग सिग्मा से। तो हमारा सिग्मा क्या है, ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर इसकी भी हम यूनिट की बात कर लें तो इसकी जो बच्चों यूनिट होगी तो आप देखिए ये कूलाम है और एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब जैसा आप देख रहे हैं वॉल्यूम आ गया है, तो वॉल्यूम के लिए अगर कोई चीज वॉल्यूम वाला लेते हैं, मतलब हमने क्यूब ले लिया, क्यूब के अंदर बहुत सारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और भी ये चार्ज हमारा कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो चार्ज अगर जो है, चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किससे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं रो से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी। जी, अब यहां पे जो हमारा सिग्मा है ये हमारा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम, इनके वेक्टर फॉर्म वगैरह आपके क्वेश्चन में, कोर्स में नहीं है कि वेक्टर फॉर्म में आपको लेके इसको समझा जाए, जितना जितना सटीक से है बस उतना ही आपको बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर इसके हम बच्चों यूनिट की बात करें तो जो इसकी यूनिट होती है, फिर से आप देख लीजिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम हो जाएगी, और ये वॉल्यूम लिखा है तो वॉल्यूम यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। तो यहां से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमने आपको तीनों डेंसिटी बता दी है। अब कुछ जो है बातें हम आपको बताएंगे और उसके बाद लेके चलेंगे डाइपोल पे। बातें किसकी होंगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। किसकी बातें करने वाले हम लोग, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, सबसे पहले बात ये जान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे कोई क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो जो है आउटवर्ड होती है। पहली बात आपको ये समझनी है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी पॉजिटिव चार्ज के लिए वो क्या होती है, आउटवर्ड, मतलब बाहर की ओर जाती है। वहीं पे अगर हमारा ये निगेटिव चार्ज है तो ऐसे केस में ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये उसकी ओर आ रही होती है। तो इसको हम बता सकते हैं कि निगेटिव चार्ज के लिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है बच्चों, इनवर्ड होती है। तो दो पॉइंट बेसिक पॉइंट पहले आपको ये समझ के रखना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, यानी पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से कहां जाएंगी, माइनस की ओर जाएंगी, प्लस से माइनस की ओर जाएंगी, प्लस से कितना जाएंगी, माइनस की ओर जाएंगी। इस तरह से हमारी जो है लाइन होंगी। ठीक है, इस तरह से। और ये ओपन कर्व रखती है, मतलब क्लोज कर्व नहीं बनाती है। ये भी याद है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या होता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहे होते, फिर अंदर मैग्नेट के इनसाइड मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल जा रहे होते, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे और ये कभी अंदर नहीं कि इनसाइड जो है निगेटिव से पॉजिटिव चले जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और दूर जाके पैरेलल भी हो जाएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना बहुत पास में हो गई तो इसको कहा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अगर बहुत दूर दूर है तो इसको कहा जाएगा वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो वीक हो गया, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग वाली फील्ड। तो चित्र से समझना है, अगर एक ही डायरेक्शन में है और उनके बीच का स्पेस सेम है तो उसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपको समझना है, और इस पे फोर्स अब कैसे लगता है वो आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे होता है। फोर्स की बात तो बताते हैं आपको। देखिए फोर्स कैसे समझते हैं, फोर्स को यूं समझते हैं
कि जैसे ये मान लीजिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है, प्लस से निकलती है, माइनस की ओर जाती है। तो ये प्लस चार्ज इस तरफ कहीं क्या है आपका प्लस है, और इस तरफ क्या है आपका कहीं ना कहीं क्या है माइनस है। तो ये इधर से निकलकर इधर जा रही है, कहने का मतलब ये है। अभी हमने जब डेफिनेशन पढ़े थे, मान लीजिए इसमें अभी ये फोर्स किधर लगेगा, ये तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो फोर्स मान लीजिए इस पे कोई, अगर यहाँ पे हमने अंदर कोई एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू और एक माइनस क्यू रखा हुआ है, इस तरह से दो चार्ज रखे हुए हैं। तो कहानी में ट्विस्ट यह है कि जब हमने पढ़ा था E = F/Q, तो वहां से अगर हम F बराबर निकालें तो फॉर्मूला क्या आता है, F = QE। और इतना जानने के बाद ये समझिए कि F किधर लगता है। तो देखिए अब फोर्स जो बताया जाता है कई बार कि जो फोर्स होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इधर जो है अपोजिट डायरेक्शन, इधर देखेंगे माइनस है प्लस है, तो कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा। रीजन की क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव प्लस क्यू है और उधर माइनस क्यू है, तो इसके लिए ये इधर क्या होगा, अट्रैक्शन शो करेगा। इसीलिए जब भी जिस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन में आपको फोर्स लगता है। और इधर प्लस है और इधर अगर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो डायरेक्शन की क्या बोल दिया जाता है कि अपोजिट लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। इधर प्लस है तो प्लस में निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, इसलिए इस पे जो फोर्स लगेगा इस नेगेटिव चार्ज पे वो इधर लगेगा। तो ये दोनों पे रीजन है कि फोर्स बाकायदा इधर उधर क्यों लगता है। तो सीधा सीधा बता देते हैं कि जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और प्लस क्यू चार्ज है तो उस पर फोर्स उसकी डायरेक्शन पे लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, उसकी डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगेगा। जबकि रीजन ये है कि इधर क्या होता है, जिधर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होती है उधर होता है नेगेटिव चार्ज, और इसमें अट्रैक्शन होता है इसलिए फोर्स उधर लगता है, और जिधर से जा रही होती है उधर होता है पॉजिटिव चार्ज, उसमें अट्रैक्शन होता है इसलिए फोर्स इधर लगता है। ये थोड़ा सा इनसाइड थिंकिंग है जो आपको समझनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से जो फोर्स लगता है बच्चों, हम वो आपको समझा रहे हैं यहाँ पे किधर लगता है। और उससे कई सारी बातें हैं कि आप जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्या होती है, डायरेक्शन बता रही होती है। पार्टिकुलर अगर किसी पॉइंट पे हमें डायरेक्शन देखने की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है, तो उस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रा कर देते हैं तो ये टेंजेंट उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा होता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है या किधर है, ठीक है। और दूसरी थिंकिंग ये जान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऐसे काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इसी पॉइंट पे अगर इसकी वजह से टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इधर ड्रा हो जाएगी, इसके लिए टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इधर ड्रा हो जाएगी, और एक ही पॉइंट पे कितने डायरेक्शन हो जाएंगे, 2 डायरेक्शन हो जाएंगे। तो एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये कांसेप्ट गलत है। लाइन चाहे जितना पास हो जाए कभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो ये हम लोग समझ लिए हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में होते हैं 2 चार्ज, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और ये सिस्टम पे एक दूसरे से बहुत ही वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कहा जाता है, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस होती है। ये केवल बुकों में लैंग्वेज है कि स्मॉल डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ पे अज्यूम कर ली जाती है, कितनी है, 2L है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे जो है होते हैं, तो उसको हम पूरे सिस्टम को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है उसको आगे हम बताएंगे। अभी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है -q to +q। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो -q से लेकर +q की तरफ होती है। बकायदा इसका रीजन भी है कि क्यों होती है, कई बार इसको बताया नहीं जाएगा किस लिए होती है, बस लिखा दिया जाएगा कि -q से +q होती है, ठीक है। मैं अपने नॉलेज में भी आपको बताता हूँ कैसे ऐसा होता है, क्यों होता है, वो आप समझ जाएंगे कि कैसे होता है -q से लेकर +q की डायरेक्शन।
और ये पहले ये भी जान लीजिए कि जो डाइपोल है कैसी क्वांटिटी है, वो कैसी क्वांटिटी है, आपको वेक्टर क्वांटिटी मोमेंट आप पढ़ेंगे तो उसको भी जान लीजिए। चलिए आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन किए देते हैं कि ये डाइपोल जो है माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन कैसे शो करता है। ये मान लीजिए कि ये एक आपका एक तल है जिसमें हम तीन चीजें समझ रहे हैं। एक ये हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है जेड एक्सिस है, और ये क्या है वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को लोग आई कैप से दिखाते हैं, जेड की डायरेक्शन को के कैप से दिखाते हैं, और वहीं पे वाई की डायरेक्शन को दिखाते हैं जे कैप से। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर अभी हमारा एक डाइपोल है और दो डाइपोल हम यहाँ पे डायग्राम वाइज बनाने की कोशिश करते हैं। आपको थोड़ा सा चलिए स्पेस यहीं पे बना लेंगे भी हम। यहाँ पे कितना आ रहा है, इस मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। यहाँ से इनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं 2l है, और इस रेफरेंस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। और इस पे डाइपोल मोमेंट भी हम लोग लगा रहे हैं फॉर्मूला, तो इसको भी यूं ही रखते हैं, समझते हैं। तो अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट अगर आप पढ़ें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहीं से थोड़ा जोड़ देते हैं, फिर से डायरेक्शन आपको बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मोमेंट बताएंगे तभी समझ में आएगा मोमेंट की क्या परिभाषा होती है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जो फॉर्मूला होता है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पर डाइपोल मोमेंट जो फॉर्मूला को बताया जाएगा कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो आपको पी से दिखाया जाता है, पी से, और मैग्नीट्यूड ऑफ आ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस तो कितना हो जाएगा इनटू 2l। तो P इक्वल टू Q इनटू 2l। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये है। अब यहां पे हमने चार्ज लिया और डिस्टेंस लिया। अगर इसकी यूनिट की बात कर ले यहाँ पे तो यूनिट क्या होता है, चार्ज की यूनिट कुलाम और 2l क्या हो गया मीटर। तो कई बार सीएम लिखा रहता है चीफ मिनिस्टर है ना, नहीं चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, ये है कुलाम मीटर। तो इसलिए भी जो डैश लगा दिया जाता है, कई बार जिसको सेंटीमीटर न पढ़ ले इसलिए बुकों में स्पेशली कुछ अच्छी किताबें ले तो डैश लगा होता है, ऑलमोस्ट लगा भी होता है। तो कुलाम डैश मीटर। और इसके पीछे अगर इनसाइड स्टोरी बताएं तो जब भी कोई चीज मल्टीप्लिकेशन वाले से हम यूनिट बनाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के सिंबल की प्लेस पे डैश इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें अपान है तो उसके लिए जब यूनिट बना रहे होते हैं तो उसके लिए ऑब्लिक यानी पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर्मूला लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई मीटर, ऐसा यूनिट, और टाइम की सेकंड, तो उसके लिए क्या बोलते थे मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये अपान में आ रहा है। अगर वो ऐसी कोई चीज हो जो इनटू में लिखी हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं डैश लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक जानकारी है, ज्यादा कुछ और नहीं। तो डाइपोल मोमेंट में हमने फिर से कहानी आती है कि डाइपोल मोमेंट जो है माइनस से प्लस की क्यों होता है, ये यहाँ पे समझाना है। देखिए अगर पार्टिकुलर इस पॉइंट पे हम लोग डाइपोल मोमेंट लिखे तो ये कौन सी डायरेक्शन है आई कैप, तो हम लिखते हैं। चलिए इस पहले माइनस क्यू के लिए लिखेंगे नेट डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू माइनस क्यू, डिस्टेंस हो गई, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है x है, डायरेक्शन कौन सी है आई कैप है, प्लस। और इसके बाद इस प्लस क्यू के लिए लिखेंगे तो चार्ज कितना है हमारे पास q, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x प्लस क्या है 2l है, और फिर क्या है आपका आई कैप। अब इसके बाद इसको जरा सा हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस क्यू एक्स आई कैप प्लस, और यहां पर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप से अंदर तो क्या आ जाएगा क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू एक्स 2l आई कैप। और यहां से देखेंगे हमारी ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे क्या निकल के आता है क्यू एक्स 2l क्यों आपको यहाँ पे देखेंगे कि आ जाए क्यू 2l, तो क्यू 2l आई कैप, ये यहां से आपका आता है मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो क्यू एक्स आई कैप हो गया क्यू एक्स 2l आई कैप, और ये वैल्यू आप यहां से कैंसिल हो जाती है तो क्या मिलता है आपका P इक्वल टू, यानी P की जो डायरेक्शन मिलती है वो कहां से मिल रही है अभी आपको माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ मिल रही है। ये आई कैप यही शो करता है कि डायरेक्शन कहां है इसकी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको आप चेंज भी करते नहीं, आपको लगता नहीं हम इधर डाइपोल बदलते तो तब भी आप देखिएगा क्या होता है, तब भी आपकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। तो ये थोड़ा सा रीजन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है। चलिए फिर से देख लीजिए, अगर डाइपोल हम यहाँ पे क्या ले लें प्लस क्यू ले लें, और यहाँ पे क्या ले लें माइनस क्यू ले लें, और डिस्टेंस यहाँ पर अभी हम जो है
x ले लेते हैं, ये क्या ले लेते हैं 2l ले लेते हैं। फिर से वही सब कुछ ऐसे ही है, केवल हमने डायपोल बदल दिया है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये i कैप फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, p इक्वल टू q, और यहाँ पे ये x जो लिखा हुआ है i कैप डायरेक्शन है, तो q x i कैप डायरेक्शन प्लस p। अगले वाले लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया x प्लस 2l, और यहाँ डिस्टेंस हो जाएगी माइनस q, और फिर से i कैप। अब यहाँ पे देखेंगे p इक्वल टू q x i कैप प्लस माइनस q है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस q x i कैप प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2l माइनस q। तो जैसे माइनस q से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा तो ये हो जाएगा माइनस का 2l q और i कैप। फिर से हमारा ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमें मिलेगा डायपोल निगेटिव माइनस 2l q i कैप, और ये माइनस उधर भेज देंगे इनसाइड तो क्या हो जाएगा 2l q इक्वल टू माइनस i कैप। और देखिए माइनस आई कैप आ गया, तो माइनस आई कैप मतलब होगा कि तब भी अगर हमने इसके लिए लिखा है तो इसमें भी डायरेक्शन कहाँ गई, अब डायरेक्शन उधर से इधर हो गई। मतलब कैसे भी आप कहानी बदल लेंगे डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू ही आएगी। ये थोड़ा सा रीजन हमने आपको एक्सप्लेन किया है, एक कोऑर्डिनेट जो है कोऑर्डिनेट बना के एक्स वाई और जेड एक्सिस पे, और हमने एक पार्टिकुलर डायरेक्शन लिया पहले, इसके लिए डायपोल को हमने इस तरह से रखा, उसके लिए हमने नेट डायपोल मोमेंट निकाला तो वो भी आई कैप में डायरेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने नेट डायपोल मोमेंट निकाला, उसमें भी डायरेक्शन माइनस आई कैप से प्लस क्यू आई। तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि डायपोल की जो डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। और ऐसा नहीं कि डायपोल यहाँ ही है, डायपोल आपको केमिस्ट्री में भी है। जैसे आप पढ़ते हैं HCl, तो H पे जो है हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इनके बीच में भी बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर भी डायपोल, तो केमिस्ट्री में भी डायपोल मिलेगा पढ़ने को, है ना। तो थोड़ा सा ये जान लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल के विषय में। अब हम चलते हैं आगे, ये डायपोल की जो भी बेसिक जरूरत थी वो हमने बता दिया, और आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की एक्सियल पॉइंट पे। चलिए बच्चों, अब हम जो है दो डेरिवेशन आपके यहाँ से होने हैं। एक पहला है एक्सियल पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझते हैं क्या कहानी है। यहाँ पे देखेंगे कि एक हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है हम लोग ले रहे हैं, डायपोल हमने बताया कितना लेते हैं 2l डिस्टेंस। इसका रेफरेंस पॉइंट जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं, और इसके मान लीजिए ये r डिस्टेंस में हमारा कोई पॉइंट क्या है P है, जहां पे हम इंटेंसिटी जो है इन दोनों चार्ज की वजह से जो नेट इंटेंसिटी है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, समझते हैं इस पॉइंट को। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है B है, जिससे हम बेहतर तरीके से बच्चे समझ पाएंगे। अब यहाँ से अगर टोटल डिस्टेंस 2l हम लोग ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हाफ ऑफ l हो जाएगी, AP क्या हो जाएगी हाफ ऑफ l। इसके रेफरेंस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस देखते हैं तो ये क्या है r है। अब यहाँ पे बच्चों इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो बच्चों होगी हमारी r माइनस l। और अगर इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से वहां तक की डिस्टेंस देखते हैं तो वो डिस्टेंस हमारी क्या होगी r प्लस l। अब इंटेंसिटी अगर समझना है, जिसके लिए इंटेंसिटी अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से क्या होती है अवे होती है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और P पॉइंट है, तो उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगी, और वहीं पे इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसकी और होगी। तो बस इतना ही जो कहानी हमने आपको बताई, इतना आप थ्योरी में लिख देंगे। चलिए हम आपको कराते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एक देख लीजिए, पहले प्लस क्यू चार्ज लिख लेंगे, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाएगी, प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी है, फॉर्मूला क्या बताया था, E इक्वल टू अब देखेंगे यहाँ पे जो हम B के जैसे देख रहे हैं तो इसको हम B लिख सकते हैं, प्लस क्यू के पॉइंट पे B पॉइंट है तो आप B लिख सकते हैं, K और चार्ज क्या है हमारा Q, तो Q और बीच की जो डिस्टेंस है इनकी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वो क्या है R माइनस L, तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है,
इसका इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या देखते हैं, तो क्या निकल के आएगा, E A इक्वल टू के क्यू अपॉन R प्लस L का क्या जाएगा फिर से होल स्क्वायर। ये दोनों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगी इस तरह से। और बच्चों अब इसको हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए दो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायरेक्शन अपोजिट है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन होंगी और अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो उस केस में हमारे वेक्टर कैंसिल हो जाते हैं। और अगर सब वैल्यू में कुछ कम ज्यादा हुआ, वेक्टर अपोजिट है, तो वेक्टर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि EA नॉट इक्वल टू EB है। अब इसमें EA ग्रेटर देन EB हो सकता है, EB ग्रेटर देन EA हो सकता है। अब इसमें एक बात ध्यान से देख लीजिए कि किसकी वैल्यू जो है ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है, कौन ज्यादा है कौन क्या है कम है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है आपकी उसमें कौन से ज्यादा है, उसमें आप समझ पाएंगे कि AB की वैल्यू ज्यादा है कि जिसके बीच की डिस्टेंस कम है, और EA की वैल्यू के लिए जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इसलिए EA की जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि EB इज ग्रेटर देन EA। तो इस केस में क्या हो जाएगा, E नेट जो है वो आपका आ जाएगा EB माइनस EA। अब यहां से EB की वैल्यू और EA की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, के क्यू अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपान R प्लस L होल स्क्वायर। और इसके बाद बच्चों ऊपर से हम K और Q कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, के क्यू ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, और अपान दोनों बच्चों स्क्वायर में है तो एक साथ लिख देंगे R माइनस L और R प्लस L को एक साथ हम लोग लिख देंगे होल स्क्वायर के फॉर्म में इस तरीके से। अब यहां से क्या हो जाएगा, के क्यू, इसको ओपन करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL हमारे पास आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो बेटा देखिए माइनस लगा है ब्रैकेट से, पहले से चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और प्लस 2RL ये हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा बेटा A माइनस B, A प्लस B फॉर्मूला क्या होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यहां से इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे कि कुछ हमारी जो वैल्यूज हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये R L स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा, और 2RL के बाद 4RL हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के क्यू यहाँ वैल्यू हो जाएगी 4RL और अपान नीचे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहीं से हम अगर देखें तो 2 को थोड़ा सा बाहर लिख के K को भी बाहर कर लें यहां से और 2 को अंदर लिख लें, तो इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L और R, इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा किस लिए लिख रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे, अभी इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं आपके लिए, R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। दो बातें आप समझ लीजिए, सिंस आपको ये पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, और यहाँ पे आप देखिएगा कि जो R की डिस्टेंस है वो L के रेफरेंस में काफी ज्यादा है, तो आप इस चीज को मेंशन करेंगे कि R जो है R इज मच मच ग्रेटर देन L, तो L लगभग इसको हम 0 मान सकते हैं, नेग्लिजिबल वैल्यू होगी, और किसी स्मॉल वैल्यू को अगर हम लिखोगे स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू और छोटी हो जाती है, इसलिए इसको लगभग नेग्लिजिबल मान के छोड़ देंगे, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल टू 2K, ये वैल्यू P हो जाएगी 2KP R, और अपन नीचे क्या फॉर्मूला आएगा, R की पावर यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर का फिर से होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब देखेंगे ये हो जाएगा R की पावर 4, यहाँ से हमारा एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्यूब हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 2KP अपॉन R क्यूब, ये किसके लिए आया है हमारे लिए, ये आया है E एक्सियल पॉइंट के लिए,
एक्सियल पॉइंट के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये आई बच्चों, क्या आई है 2kp/r³। 2kp/r³, ये एक्सियल पॉइंट के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। क्या किया हमने, बी पॉइंट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ई पॉइंट की वजह से फिर नेट निकाला, फिर मैथमेटिकल थोड़ा सा कैलकुलेशन किया और सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पे इसका अगर हम ग्राफ देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ है वो ये आपको क्लियरली शो करती है कि इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर आप आर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, मतलब डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो ऐसे केस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होती जाएगी। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए समझेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए एक डाइपोल है हमारा, ये थोड़ा सा दूर से बनाते हैं इस चीज को। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ के बीच में डिस्टेंस क्या है, -q है +q है। इसका एक रेफरेंस पॉइंट फिर से हम लोग ले लेंगे, ये डिस्टेंस क्या हो गई हमारी 2l। रेफरेंस पॉइंट क्या ले लिया o, और इससे क्या चले गए हम लोग r डिस्टेंस पे चले जाएंगे। r डिस्टेंस पे मान लीजिए हमारा एक पॉइंट क्या है, जो है वो r है, ये चीज ऐसे। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम P, और इससे ये डिस्टेंस पे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है A, और इस डिस्टेंस से भी इस चीज को हम देखेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट क्या है B है। ये डिस्टेंस जो बीच में है ये डिस्टेंस क्या है, L है, ये भी डिस्टेंस क्या हमारी L है। तो अब ये वाली जो डिस्टेंस आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, क्या आ जाएगी r² + l², और ये भी डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी r² + l²। दोनों डिस्टेंस हमारी यही आएंगे सेम टू सेम। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है कैसे होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो -q चार्ज की ओर होगी और +q चार्ज से अवे होगी। ये +q चार्ज है, इससे क्या होगी ये डिस्टेंस हमारी, अगर इसकी बात करते हैं तो ये डिस्टेंस अवे हो जाएगी, और ये -q चार्ज की जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी ओर होगी। तो अब नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में होगी। तो ये हमारा ए की वजह से तो इसको हम बोलेंगे EA, और बी की वजह से तो इसको हम बोल देंगे EB। इनके बीच में जो एंगल बनने वाला था उसको हम मान लेते हैं थीटा। तो अल्टरनेट एंगल की थ्योरम से हमारा एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल हमारा थीटा होगा, और इसके लिए ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, चित्र वगैरह सब आप ध्यान समझते रहिएगा, थोड़ा मैं स्पीड में इसको बता रहा हूँ। अब इसके बाद वेक्टर को हम लोग डिवाइड करेंगे। EA को अगर इधर लेके आएंगे थीटा की तरफ तो ये हमारा आएगा EA cos थीटा, और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये आएगा EA sin थीटा। वहीं पे इस EB को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा EB cos थीटा, और इसको इधर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा EB sin थीटा। इस तरीके से दो पॉइंट पे आएंगे निकल के। अब फिर से हम लोग डेरिवेशन करेंगे, लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट P। +q चार्ज से अवे होगा तो इंटेंसिटी आप देख लीजिए क्या हो जाएगी उस पॉइंट पे EA की वैल्यू क्या होगी KQ। इसको हम लिखते हैं EA = KQ। तो KQ और अपान बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या है हमारी r² + l², ये डिस्टेंस हो गया, और इसका करेंगे जैसे ही स्क्वायर तो ये हमारा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा EA। आगे किसको लिख सकते हैं हम लोग KQ अपान r² + l²। अब ऐसे ही ड्यू टू -q चार्ज अगर निकालते हैं, ठीक है, बाबा उतना नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा स्पीच। तो यहां से क्या हो जाएगा EB = KQ अपान √, फिर से कैंसिल हो जाएगा और वही आएगा आपका, क्या आएगा r² + l²। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो EA sin थीटा और EB sin थीटा, ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि आप देखिएगा कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या डिस्टेंस इस पॉइंट पे
दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई ए साइन थीटा है और ए बी साइन थीटा वो सेम है। देखिएगा कि ई ए और ई बी दोनों क्या है यहाँ पे, ई ए और ई बी ये दोनों सेम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जनरल ई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ई ए कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इस लिखेंगे नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसको ई केवल लिखे दे रहा हूं, एट पॉइंट पी। तो क्या हो जाएगा, इक्वाटोरियल के लिए ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब देखिए कि ई ए ई बी एक ही चीज है, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, ये हमारा ई नेट है, तो यहां हो जाएगा 2e cos थीटा। अब देखेंगे यहाँ पे e की वैल्यू हमारे पास आ ही चुकी है, यही है, कोई भी रख दीजिए, चाहिए रख दीजिए, चाहिए रख दीजिए। अब cos थीटा जो है, cos थीटा को यहां से निकालना पड़ेगा। तो पहले देखिए हम cos थीटा को निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं cos थीटा हमारा कितना हो जाएगा। देखिए क्या होता है, ये आपने सभी ने ट्रिक पढ़ी है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, साइन, ये कॉस। तो कॉस के लिए क्या लेना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, एल है, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो अपॉन एल अपॉन अंडर रूट हो जाएगा हमारा, यहां से क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में अंडर रूट में आ जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ किसी चीज का बेटा अगर अंडर रूट में होता है तो उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसकी पावर क्या लगा सकते हैं, 1/2 लगा सकते हैं, 1/2। चलिए बाकी सब आ गया, फटाफट यहाँ पे रख देते हैं, ई इक्वल टू 2, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से लिख देंगे के क्यू और अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी पावर हम 1 मान सकते हैं यहाँ पे एक साथ। और ये क्या आ जाएगा, एल अपॉन, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर क्या ले सकते हैं, 1/2। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, तो 1/2 और 1। तो अगर हम 1 और 1/2 को ऐड करेंगे क्या होगा, 2 × 2 = 3/2। तो यहाँ इक्वल टू हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्यू के को हम बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पे क्यू और 2l को साथ में लिख देते हैं, इसको इसके साथ में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी, 3/2। इतना आपका आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि आप समझेंगे कि यहाँ पे जो Q × 2l है, P लिखा हुआ, P = Q × 2l हो गया। और यहाँ पे समझेंगे फिर से वही चीज कि R की जो वैल्यू है वो मच ग्रेटर देन क्या है, L है। तो ऐसे केस में फिर से हम L को छोड़ देंगे, नेग्लिजिबल वैल्यू हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, E = KQ। अब जो ये लिखा हुआ है Q × 2l, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, और अपॉन ये नेग्लिजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगी, 3/2। यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E = कितना आ जाएगा, KP और अपॉन R3। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वाटोरियल के लिए। सेकंड में केवल EQ कई बार किताब में लिखा भी रहता है। और यहाँ पे एक चीज आप समझ लेंगे कि जो इक्वाटोरियल है, और अभी जब फॉर्मूला पीछे आया था तो उसमें आया था 2kp/r³, 2kp/r³ आया था। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सियल का हो जाएगा। तो दोनों में रिलेशन हो सकता है। 2 इक्वाटोरियल का अगर आपको निकालना है तो एक्सियल इक्वल टू जो होता है, एक्सियल का अगर हमें लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 × इक्वाटोरियल। ये दोनों में रिलेशन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसको समझना कोशिश करें तो यहाँ फिर से वही चीज समझ में आती है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R³, यानी कि बच्चों अगर हम यहाँ से डिस्टेंस देखें E बिटवीन R, तो ये फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं क्या होती जाएगी, फिर से कम ही होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज है जो हमें समझना है। आई होप ये सब चीजें तुमको समझ में आ गई होंगी।
अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको इसमें लगने वाला टॉर्क बताएंगे। बाकी सभी डेरिवेशन थोड़ा सा हमने फास्टली बता दिए हैं। कुछ भी ना समझ में आया हो तो उस वीडियो को फिर से देख लेंगे। अगर कहीं भी कोई बात आपको अधूरी लगती है, कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए, तो फिर से आप कमेंट करिए, नीचे टाइप करिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जरूर कोशिश करेंगे कि जो है प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, ये घबराना नहीं है, सब कुछ देखना है। जहां पे आपको समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट करिए। हर चीज, कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपको समझाई नहीं जाएगी, हर चीज बताई जाएगी। सीधा आपने जो है एग्जाम तक वहां तक आपको तैयारी करनी है। और तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।